नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे जिनका आज जन्मदिन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जिन्हें शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है और बच्चों के चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कि आज जन्मदिन भी है। हम उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर जरूर बात करेंगे और उसके लिए मैंने आमंत्रित किया है देश के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब को। मोहम्मद आरिफ साहब परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम लोग कई चक्र बातचीत कर चुके हैं, लेकिन भारत के जो महापुरुष हैं, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब पर डॉक्टर साहब का बहुत गहरा अध्ययन भी है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लिहाजा धैर्य से सुनेंगे तो आपको पंडित नेहरू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अब हम आमंत्रित करते हैं सीधे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब को। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, हम लोग जो चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, अभी जो भूमिका मैंने बताई, अब आप हम लोगों को बताएं पंडित नेहरू के बारे में। कैसा रहा उनका जीवन, कैसी रही उनकी राजनीति, न केवल देश बल्कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व थे। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के और देश आज जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पंडित नेहरू को जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज नेहरू जी जो हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू आज किस तरह से उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनके कद को छोटा करने की कोशिश की जा रही है, ये तो बड़ा दुखद है। ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, तकरीबन 10 साल तक नेहरू जेल में रहे। जेल में भी उन्होंने जो है भारत निर्माण की, भारतीय संस्थाओं के विकास की और जनमानस की चिंता की जी। या यूं कहें कि वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। और उस समय आज़ादी के बाद, आज़ादी में जो उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर जो, और गांधी जी के साथ मिलकर ही नहीं, जो सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी की वसूलों पर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसीलिए अगर आप देखें तो गांधी जी से बहुत असहमति होने के बावजूद गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच के पत्रों को अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि दोनों के बीच में देश चलाने के लिए नीतियों के बारे में, लोगों की जन भावनाओं के बारे में सहमति होते हुए भी तमाम असहमति है। जी। बावजूद इसके गांधी जी ने ये बात कहा कि मेरे मरने के बाद यही नेहरू मेरी बोली बोलेगा। एक बड़ी बात है। जी जी। और अंत तक नेहरू पर गांधी जी का कि ये विश्वास बना रहा। लास्ट में मरने के 10 दिन 15 दिन पहले, 12 दिन पहले आप देखें, 18 जनवरी 1948 को गांधी जी का एक छोटा सा पत्र है जिसमें गांधी जी ने लिखा कि तुम हिंद के जवाहर बने रहो। क्या बात है। कभी नेहरू को राष्ट्र निर्माता की, कभी हिंद के जवाहर की, और कभी लोक देव नेहरू की, ये टाइटल उनको मिलती रही। और ये यूं ही नहीं मिली। जी जी। जेलों में जो उनका लंबा जीवन रहा। नेहरू के पिता बड़े वकील थे।
वो अपने पुत्र को वकील बनाना चाहते थे, बहुत बड़े उस स्तर पर ले जाना चाहते थे जिस तरह से उनकी वकालत थी। लेकिन नेहरू दूसरी मिट्टी के बने थे। वो गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपने को उतार दिया। अब अगर आप देखें कि एक अच्छी सोच का व्यक्ति और एक अच्छे ढंग से पला व्यक्ति गांधी जी के साथ आता है और वो अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए वो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी का सिपाही बन जाता है। जी जी। नेहरू का दुनिया भर के लोगों से, चाहे साहित्यकार हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो रणनीतिकार हों या राजनीतिक हों, कला के क्षेत्र में भी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, उसको समझते भी रहे। जैसे आपने बताया विज्ञान, साहित्य, राजनीति, कूटनीति के तो मर्मज्ञ वो थे ही, लेकिन साथ साथ कला के साथ भी वो चाहे नृत्य हो, वादन हो, और ख़ास तौर पर जब वो कहीं आते जाते थे आदिवासी बहुल इलाके में या ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो वो जैसे लगता था कि वहीं के होकर के रह गए। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने यूं ही उन्हें लोकदेव की उपाधि नहीं दी। जी जी। लोकदेव नेहरू। तो नेहरू को भारतीयता से प्रेम था, हाँ, हिंदुस्तानियत से मोहब्बत थी। तो ऐसे में हिंदुस्तान की कलाओं से उन्हें मोहब्बत थी। इवन जितनी ये एकेडमीज बनी है, साहित्य एकेडमी बनी और साहित्य एकेडमी बनने उन्होंने बनाया तो उनसे कहा गया कि आप जो है वो साहित्य एकेडमी के आपका अभी अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष का पद लीजिए। नेहरू ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब दबाव पड़ा तो वो इसके पहले अध्यक्ष बने। यानी लोगों का और ये कहना था कि नेहरू जो हैं, नेहरू में जो है, नेहरू भी तो साहित्यकार हैं, हाँ, नेहरू भी तो कला मर्मज्ञ हैं। तो एक स्टेटमैन होने के अलावा नेहरू अन्य बहुत चीजें थे। संगीत फिल्मों में आप देखिए, जी जी, फिल्मों में, और अगर आप राज कपूर को देखें तो उन्हें नेहरूवियन फिल्म निर्माता कहा जाता था। जी जी जी। सोवियत रूस से देखें इनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। और नेहरू के जो फिल्मी दुनिया में उस समय लोग थे, चाहे दिलीप कुमार हो, देवानंद हो, राज कपूर हो, नरगिस हो, बलराज साहनी हो, एके हंगल हो, इन सब से व्यक्तिगत रिश्ते थे। और ऐसे तमाम फोटोज और ऐसे तमाम अवसर दिख जाएंगे जिसमें आपको ये इनसे मिलते हुए, बातचीत करते हुए आप मिलेंगे। जहां नेहरू एक तरफ दुनिया के तमाम स्टेट्समैन से मिलते थे, वहां नेहरू भारत के गरीब गरीब जनता के बीच में भी जाते थे। और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में नेहरू का कोई सानी नहीं था, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो नेहरू का मुकाबला आज कर सके। जी 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 जी। तो नेहरू दूसरी दुनिया के बने थे और हमारे पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन बहुत ही महत्वपूर्ण था कि भारत को कैसे निर्मित करना है, किस रुख पे जाना है। दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, नेहरू किधर जाएंगे, ये नेहरू के बस की ही बात थी कि जो वो इन सब चीज़ों को तय कर सके। सर, आपने अभी शुरुआत में कहा और लगातार इस बात की चर्चा होती रहती है कि गांधी से तमाम विचारधारा के मसले को लेकर के, नीतियों को लेकर के काफ़ी मतांतर था गांधी में और नेहरू में। बावजूद इसके गांधी ने अपना वारिस नेहरू को ही चुना, क्यों? देखिए, पार्टीशन के पहले या भारत के विभाजन के पहले जो परिस्थितियां सांप्रदायिक ताकतों ने, खास तौर पर आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने जो स्थिति पैदा कर दी थी, तो वो बंटवारा जो है लगभग तय हो चुका था कि बंटवारा होगा, ये इनको ये साथ नहीं रहेंगे और इन सांप्रदायिक शक्तियों में आपस का गठजोड़ जो है ये सर्वविदित है। इस पर बहुत बात करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, ये बहुत बात हो रही है इस पर गांधी जी ने ये महसूस कर लिया था कि नेहरू अकेला व्यक्ति है जो बहुत धर्म को लेकर रिजिड नहीं है, जाति को लेकर रिजिड नहीं है, और नेहरू में वैज्ञानिक सोच है।
नेहरू गांधी के अंतर्विरोध होने के बावजूद, असहमत होने के बावजूद गांधी जी इस निर्णय पर पहुंचे थे कि नेहरू अकेला आदमी है जो इस विषम परिस्थितियों में देश को निकाल सकता है। पार्टीशन के समय आप देखिए दुनिया भर के जंग, दुनिया भर की सांप्रदायिक घटनाएं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और नेहरू तटस्थ रहकर किस तरह से उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात थी कि भारत का पुनर्निर्माण होना था। आजादी के बाद भारत का पुनर्निर्माण होना था और नेहरू अकेले व्यक्ति थे जिनके साथ दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों का संबंध था। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो है नेहरू के मित्र थे। ऐसे में नेहरू इसका पुनर्निर्माण कर सकते थे। नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिनमें वैज्ञानिक सोच थी, जो वैज्ञानिक चिंतन रखते थे, जो धर्म को लेकर रिजिड नहीं हो सकते थे, किसी धर्म विशेष के साथ खेमे में जा नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तानियत और भारतीयता उनमें कूट कूट कर भरी थी। इसलिए इसके पुनर्निर्माण के लिए भी गांधी के दिल में जो बात थी वो नेहरू के लिए ही बहुत वो आप समझें कि उनके प्रति हमदर्दी थी कि ये व्यक्ति भारत को संभाल सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये नेहरू ही मेरी बोली बोलेगा। और आप देखते हैं उसके बाद जो ये IITs, IIM और ये पंचवर्षीय योजनाएं, ये एकेडमीज, ये यूनिवर्सिटीज, ये UGC, ये और तमाम जो है एकेडमीज हैं, तमाम काउंसिल हैं, इन वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करने, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेहरू ने इन सब की स्थापना की और नेहरू के समय में ये सब की स्थापना होती है। तो नेहरू का चयन जो था वो किसी व्यक्तिगत मित्रता के कारण नहीं या व्यक्तिगत संबंध के कारण नहीं, बल्कि नेहरू की जो क्वालिटीज थी, और ये भी महसूस किया जा रहा था कि दो ध्रुवों में बटी हुई दुनिया में नेहरू ही तीसरा रास्ता निकाल सकता है। और आपने देखा कि नेहरू ने एक गुटनिरपेक्ष देशों का एक बड़ा गुट लिया कि जो जिसकी अपनी नीतियां होंगी, जो अपने शर्तों पर राज करेगा या शासन संचालन करेगा, किसी देश के पक्ष में नहीं खड़ा होगा, सबके साथ इसका समभाव होगा। और ये समभाव जो है यही गांधी की पॉलिटिक्स थी, यही गांधी का मूल तत्व था जिसे नेहरू ने ग्रहण किया था। जी, एकदम सही बात आपने कहा। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया, जो दक्षिण एशिया को लेकर के, और उसमें न केवल भारत बल्कि उस समय के जितने भी विकसित देश थे उनका एक संगठन बना करके उन्होंने बाकायदे एक शक्ति के रूप में दोनों ध्रुवों को, जो शीत युद्ध चल रहा था रूस और अमेरिका के बीच में, उसमें अपने को भी इस्टेब्लिश किया और बाकी अपने जो मित्र देश थे, आसपास के छोटे छोटे देश थे, उनको भी अपने साथ लेकर के वो आगे बढ़े और सबको निर्भीक बनाया और एक दिशा दी उनको। और आज की परिस्थितियां तमाम सब कुछ वो होने के बावजूद अब कभी भी नेहरू के काल में अपने मित्र राष्ट्रों को लेकर के या इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के कभी कोई सवाल उठा नहीं। देखिए, गांधी निर्बलों के अंत्योदय की बात करते थे जी। नेहरू को अगर उनकी पूरी लाइफ स्टाइल देखें तो नेहरू आपको गांधी के पद चिन्हों पर चलते नजर आएंगे जी। एक बार शुरुआती दौर में मुझे लगता है 50s था, आज़ादी के बाद लंदन में नेहरू की एक किताब का विमोचन हो रहा है। नेहरू भी उसमें गेस्ट हैं। और इत्तेफाक से उस वक्त विंस्टन चर्चिल भी वहां आया हुआ है। नेहरू को समझने के लिए छोटी घटनाओं को जानना आपको बहुत बिल्कुल। चर्चिल भी आया हुआ है। ऑथर चर्चिल और नेहरू दो ध्रुव की तरफ खड़े हुए हैं। ऑथर ने चर्चिल को नेहरू की तरफ और नेहरू को चर्चिल की तरफ मोड़ा, आमने सामने हुए और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस हुए, देखे, पहचानते तो थे जी। चर्चिल ने बर्जस्ता पूछा नेहरू से कि मिस्टर नेहरू, आप मेरी जेलों में कितने वर्ष रहे? नेहरू
ने कहा तकरीबन 10 साल। चर्चिल ने उनसे फिर दूसरा सवाल किया, तब तो आप हमसे बहुत नफरत करते होंगे। जी। नेहरू ने कहा बिल्कुल नहीं। नेहरू ने इस जवाब को विस्तार देते हुए कहा कि श्रीमान, हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई एक ऐसे महात्मा के नेतृत्व में लड़ी है जिस महात्मा ने हमको किसी से भय खाना और किसी से नफरत करना नहीं सिखाया। जी। उस वक्त भी हम आपसे, जब आपके विरुद्ध लड़ रहे थे आज़ादी की लड़ाई अपने मुल्क के लिए, उस वक्त भी हम आपसे भय नहीं खाते थे, और आज जब हम सॉवरेन हैं, संप्रभु हैं, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है। बड़ी बात है। ये नेहरू के प्रति बड़ी घृणा थी, चर्चिल को गांधी के प्रति तो थी, लेकिन नेहरू के प्रति। और वो बार बार कहता था, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो वो इस बात को कहता था कि भारत में मुसीबतों की जड़ यही नेहरू कम्युनिस्ट है। ये इन्हें कम्युनिस्ट कह के चर्चिल इन्हें पुकारता था। लेकिन अपने दूसरे रिजिम में और नेहरू से जब उनकी मुलाकात होने लगी, इस आज़ादी के बाद जब नेहरू के व्यक्तित्व को उसने और ढंग से जाना, तो उसने कहा, तब चर्चिल का ये स्टेटमेंट बदल चुका था, और चर्चिल ने कहा कि बाद के दिनों में मेरी नेहरू से मुलाकात सबसे सुखद रही है। मैंने इस व्यक्ति को जाना है, कम से कम इसने अपनी एक दुर्गुण पर, मानवीय दुर्गुण पर तो सफलता प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली है, वो है किसी से नफरत न करना। ये बात उनका सबसे बड़ा शत्रु चर्चिल स्वीकार करता है कि ये व्यक्ति जो है वो ना किसी से नफरत करता है, ना किसी से भय खाता है। इसने इन मानवीय दुर्गुणों पर जो है वो विजय प्राप्त कर ली है। अब आप नेहरू को और कैसे समझना चाहेंगे? तो नफरत फैलाने वाले जो सौदागर हैं, उन्हें तो नेहरू से नफरत होगी, बिल्कुल। वो नेहरू के खिलाफ होगी, क्योंकि नेहरू ने कभी नफरत का सौदा नहीं किया। और आज देख रहे हैं नफरत फैलाकर ही जो है राजनीति की जा रही है। हाँ, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जी जी कि नेहरू, अब आप मौजूदा दौर में देखें और नेहरू की तुलना करें। नेहरू क्यों शत्रु बनाए जा रहे हैं? क्योंकि नेहरू के पद चिन्हों पर चल पाना बड़ा मुश्किल है, और नेहरू के पद चिन्हों पर चलकर ही भारत स्मार्ट हुआ, भारत आधुनिक हुआ, भारत में रोजगार के साधन विकसित हुए, भारत में अन्न उपजाने के साधन विकसित हुए, और भारतीयों को गर्व का अनुभव हुआ। अब आप देखें, उस समय जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं एक घटना और जिक्र करूंगा। शंकर नाम के एक बड़े जर्नलिस्ट होते थे, कार्टूनिस्ट होते थे। जी जी। उन्होंने एक दिन नेहरू का एक चित्र बनाया, अंग्रेजी अखबार में थे। उन्होंने एक चित्र बनाया जिसमें शरीर जो है वो गधे का था और सर नेहरू का। दिन भर ये चर्चा का विषय बना रहा, और अंत में शाम में नेहरू ने शंकर को फोन किया और कहा कि क्या आप इस गधे के साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? आप कल्पना करें, ये सोच थी उस साल। और आज की राजनीति में कल्पना करें कि आज अगर इस तरह की घटना होती तो आज उस पत्रकार का क्या हाल होता। जी 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 जी। वो कार्टूनिस्ट, मुझे लगता है कार्टून बनके शायद रह गए होते, उनका कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये परिस्थितियां, नेहरू इस तरह के जीवन शैली जीने वाले लोग थे। धर्म को लेकर नेहरू की सोच नकारात्मक कभी नहीं थी। नेहरू अंदर से धार्मिक रहे, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि नेहरू पूरी तरह नास्तिक थे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। नेहरू की धर्म की सोच वैज्ञानिक थी, पर नेहरू विभिन्न धर्मों का ही उतना सम्मान करते थे जितना अपने धर्म का। साथ ही साथ सेकुलर स्टेट होने के कारण उनका ये सोचना था कि प्राइम मिनिस्टर का धर्म या प्राइम मिनिस्टर की सोच किसी पर हावी ना होने पाए, इसलिए वो धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते थे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब तक डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता जब तक कि वो धर्मनिरपेक्ष न हो। ये नेहरू की सोच थी। और आज आप तस्वीर दीवार से बदल दे रहे हैं। नेहरू को कहना था
कि दीवार में टंगी तस्वीर को हटा देने से इतिहास नहीं बदल जाता। अगर आप इन दिनों देखें तो इन 8-10 सालों में नेहरू पर बहुत मोनोग्राफ आए, बहुत किताबें आई, बहुत आर्टिकल आए, नेहरू के पक्ष में तमाम लोग खड़े हुए और लेखन बहुत हुआ, जितना नेहरू के जीवन काल में या नेहरू के प्राइम मिनिस्टर रहते और उसके बाद के दिनों में नहीं हुआ। इधर लोगों में नेहरू की स्वीकार्यता बढ़ी है। हाँ, नेहरू की स्वीकार्यता भी बढ़ी है, और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है कि जिस अंदाज में इन 10 सालों में नेहरू को प्रेजेंट किया गया एक खास वर्ग के द्वारा, माने इस देश में अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाए या अभी थोड़ी देर के लिए बिजली गुल हो जाए तो उसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं लोग। ये एक फ्रेज बन गया है कि देश में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो नेहरू के चलते हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी अगर उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी है, उनको पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है, उनको जानने की इच्छा रखने वालों की संख्या बढ़ी है, तो ये एक बड़ा व्यक्तित्व का आकर्षण है हमारे समझ से। जितना ज़्यादा आप नेहरू को जानना चाहेंगे, जितना ज़्यादा नेहरू को आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा उनको बार बार जानने और बार बार पढ़ने की इच्छा भी जागृत होती है। देखिए, नेहरू बहुत बड़े हैं, स्टालवार्ड जी, दुनिया के बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं। अब नेहरू के बराबरी का तो कोई है नहीं जी। नेहरू की बराबरी का होने में लोग उनसे अपनी तुलना करने में या उनसे आगे निकल जाने में लोग होड़ मचाते हैं और उसमें इस तरह की ओछी ओछी हरकतें करते रहते हैं। नेहरू सिर्फ भारतीय जनमानस में नहीं है जी। नेहरू वैश्विक व्यक्तित्व है। पूरी दुनिया में नेहरू के चाहने वाले लोग हैं और नेहरू ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। बिल्कुल। आप पूरी नेहरू की नीतियां बदल देना चाहते हैं। नेहरू से घृणा आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप धर्म का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। नेहरू लोक का राज्य स्थापित करना चाहते थे। नेहरू गरीबों के साथ खड़े थे, आप अमीरों के साथ खड़े हैं। नेहरू फिलिस्तीन के साथ, कमजोर दुनिया के कमजोर राष्ट्रों को सम्मान से जीने की राह सुझाते थे, उसके साथ खड़े होते थे बिना किसी से भय खाए हुए और बिना किसी से नफरत किए हुए। आज आप किसके साथ खड़े? आप उन सब ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी नीतियां राज्य ही नहीं बल्कि जन विरोधी हैं जी। जो फांसीवाद, पूंजीवादी फांसीवाद के समर्थक हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। नेहरू जनतंत्र के साथ खड़े थे, नेहरू लोग के साथ खड़े थे, सामान्य आदमी के साथ खड़े थे और सामान्य आदमी के जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू अहिंसा का राज्य स्थापित करना चाहते थे। लोग नेहरू जन सहयोग से को स्थापित करना चाहते थे। आप क्या कर सकते हैं? आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। आपको रोज जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपको निर्देशित कर रहा है। आप जो है धर्म विशेष की सार्वभौमिकता तय कर रहे हैं। आप माइनॉरिटीज के साथ जो है वो क्या कहते हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। आप SC ST के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपके राजनीतिक लोग उनके साथ यानी सब तरफ आप जो है बदअमनी फैला रहे हैं। नेहरू हर उस जगह खड़े हुए हैं जहां आप कानून का राज्य जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नेहरू के खिलाफ जनमानस में, सोशल मीडिया पर, भाषणों के जरिए नेहरू को विलन घोषित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप जितना विलन करेंगे, फिर मैं नेहरू का वो शब्द कहूंगा कि नेहरू ने कहा, दीवार में टंगी हुई तस्वीर को पलट देने से या उतार लेने से इतिहास नहीं बदल जाता, इतिहास रहता है। आज नेहरू की स्वीकार्यता बढ़ रही है, नेहरू की स्वीकार्यता बढ़ी है और सांप्रदायिक ताकतें धीरे धीरे कमजोर हो रही। गांधी इसी बात को कहते थे। देखिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनके लिए आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और अगर इस यूनिटी की बात आप करें तो आप विवेकानंद को देखें। विवेकानंद द्वारा सरफराज को लिखे गए पत्रों का अध्ययन करें और तो आप देखें कि इस यूनिटी की कितनी महत्वपूर्ण बात करते हैं। और पीछे जाएं आप
तो बहादुर शाह जफर को देखें, अकबर को, एक लंबी परंपरा है जो इस यूनिटी की वकालत करती है। और इसी यूनिटी के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने, इसी रिश्तों के आधार पर, चूंकि जवाहरलाल नेहरू को इतिहास का बड़ा ज्ञान था, उनकी पुस्तकें पढ़िए, आज भी वो रिलेवेंट है जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, और उसको आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि वो कितनी रिलेवेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने भी इन्हीं जो पुरानी हमारी परंपराओं हैं, और गांधी जी ने जिस बात को कहा कि सर्वधर्म समभाव की पॉलिटी भारत में होगी, इस सर्वधर्म समभाव को नेहरू ने अपने आइडिया ऑफ इंडिया में, भारत की जब परिकल्पना की भारत कैसा होगा, तो नेहरू की आइडिया ऑफ इंडिया में ये तमाम चीजें आती हैं। तो नेहरू जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, गांधी जिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जिंदगी भर उस बात की वकालत करते रहे और मोहब्बत का हिंदुस्तान बनाना चाहते रहे, मेल जोल की परंपराओं का को एकजुट अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। और आज आप चाह रहे हैं कि नेहरू की ये यूनिटी, गांधी के ये पॉलिसी खत्म हो। आज आप मोहब्बत की जगह नफरत का राज्य बनाना चाह रहे हैं, नफरत फैलाना चाह रहे हैं। इसलिए और ऐसा जब आप करते हैं तो नेहरू और गांधी, खासतौर पर नेहरू, वहां पर आपको खड़ा मिलता है, बाधा आपकी इस पॉलिसी में डालता है। इसलिए आप नेहरू को छोटा भावना दिखाना चाहते हैं, छोटा दिखाना चाहते हैं, और नेहरू के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इससे नेहरू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेहरू वैश्विक व्यक्तित्व है, पूरी दुनिया में जाते हैं और नेहरू रहेंगे। और जब तक नेहरू का अस्तित्व है, जब तक नेहरू की पॉलिसी को लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत में इस तरह का जो धार्मिक, जाति, इस तरह का विभाजन संभव नहीं है। एक चीज आपने बताया, गांधी तमाम मतभेदों, मतांतर के बावजूद नेहरू को भारत के लिए सबसे मुफीद राष्ट्राध्यक्ष के रूप में देखते थे। बहुत सारे लोग हैं, कुछ इतिहासकार भी हैं और कुछ आज के दौर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, विद्वान लोग। नेहरू और पटेल के बीच में एक तुलना करते हैं और उनको बताते हैं कि पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर हुए होते तो नेहरू से कहीं बेहतर भारत दिखाई देता। ऐसा कुछ आपको लगता है क्या, नेहरू और पटेल के रिश्तों के बारे में थोड़ा सा? गांधी आए जी भारत, तो गांधी को फ्रैक्चर इंडिया मिला जी। फ्रैक्चर इंडिया माने टूटा हुआ भारत। हाँ, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस बढ़ रहे थे और हमारी जो इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो लगभग समाप्ति की ओर हो गई थी। और ये जो राज्यों के बीच के रिश्ते थे जी, और या राजे महाराजे जो थे, ये अलग थलग पड़े हुए थे, या आप कहें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। हाँ, गांधी को जो फ्रैक्चर इंडिया मिला, उस पर गांधी का पहला काम था मरहम लगाना। और आज़ादी के आंदोलन में जो उनका पहला जो अनुभव हुआ, जिस तरह का उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी खतरे में है, इसको मजबूती से इस गांधी को देखना था और उन गांधी ने अपने जीवन में इस प्रकार किया। गांधी के रचनात्मक काम अगर आप देखें तो उसमें भारत के निर्माण का क्या क्या कैसे होगा, ये आप चीज़ें आपको मिलेंगे। या वो उनका ख्याल स्वदेशी जो चीज़ें थी उनको लेकर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो याद बनी हुई थी जनमानस में, उसको फिर से रिवाइव करने का था। उस फ्रैक्चर इंडिया में गांधी को लगा कि इस पर मरहम लगाने का काम जवाहरलाल नेहरू कर सकता है। दूसरे में आपको मैंने अभी बताया कि जवाहरलाल नेहरू अकेले आदमी थे जिनका और लोगों से, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से, वैज्ञानिकों के, इवन आइंस्टीन और उनके बीच के, लास्की और नेहरू के बीच के पत्रों को आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि नेहरू की स्वीकार्यता कैसे थी। भारत में जो वैज्ञानिक संस्थाओं का विकास होता है, इसको आप देखिए तो नेहरू आपको लगेंगे। वत्स पटेल राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े आदमी थे,
स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान था। किसानों के बीच भी उनकी स्वीकारता थी, राष्ट्रों के बीच भी उनकी स्वीकारता थी। लेकिन एक तो वो बहुत नए भारत की जो पॉलिसी होनी चाहिए जैसे उसमें अपने को ढाल नहीं सकते थे, बहुत वृद्धावस्था में थे। भारत को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसकी सोच नहीं हो। पटेल भारत के लिए बेहतर थे और उन्होंने राज्यों के एकीकरण के लिए, भारत में मिलाने के लिए बहुत काम किया, इसमें नो डाउट है। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर गांधी की दृष्टि जो है नेहरू को लेकर साफ थी, क्योंकि जो देश दुनिया में जो स्वीकारता थी वो नेहरू को ज्यादा थी। दूसरे, नेहरू लंबे समय तक चल सकते थे, और तीसरे, पटेल और नेहरू में कोई विवाद नहीं था। जी, यही जानना चाहता ये था। पटेल और नेहरू में कोई प्राइम मिनिस्टर को लेकर विवाद नहीं था, और उनका नेता गांधी मौजूद था। गांधी की सहमति से सब कुछ होना था, इसलिए इस पर कहीं विवाद नहीं है। ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, कम्युनल ताकतें हैं, ये कभी गांधी, नेहरू और पटेल में विश्वास करती हैं, कभी नेहरू और भगत सिंह में विरोध करती हैं, गांधी भगत सिंह में कहती हैं, कभी गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विरोध पैदा करती हैं। ये तमाम इस तरह के विरोध को, ये तमाम इस तरह की चीज़ों को दिखाकर राष्ट्रीय प्रश्न से अपने को ओझल करना चाहती है, जनता का ध्यान वहां से भटकाना चाहती है। कांग्रेस में इसको लेके विवाद नहीं है, और लंबे समय तक उसके बाद जो है आज़ादी के आंदोलन, प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू के भी पटेल उनके सहयोगी बने रहे। पटेल का पत्र अगर देखिए जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को लिखा, असहमति कांग्रेस में हमेशा रही, एक दूसरे के साथ असहमति रही, पर वो यूनिटी को कभी ब्रेक नहीं किया इन्होंने। वही तो सच्चा लोकतंत्र था। पटेल और नेहरू में भी असहमति रही। इवन पटेल नेहरू छोड़िए, नेहरू और गांधी में कितनी असहमति है। जी। तो लोकतंत्र में असहमति जो है वो खूबसूरती है। जी जी। बावजूद इसके दोनों मिलकर पड़े। गांधी की मृत्यु के बाद अगर आप पटेल का पत्र देखें, गांधी जब तक थे लोग अपने दुख को, अपनी परेशानियों को वहां ले जाते थे, लेकिन गांधी की मृत्यु के बाद पटेल का पत्र नेहरू को देखिए तो उन्होंने कहा, आप हमारे अविवादित लीडर हैं, आपके नेतृत्व में काम करके मुझे खुशी मिलती है, मैं आपका नेतृत्व में काम करने में सहज महसूस करता हूं, मुझे खुशी मिल रही है। पटेल जैसा व्यक्तित्व अगर इस बात को स्वीकार कर रहा और लिख रहा है, ये पटेल बहुत मुंहफट हुआ करते थे, बहुत साफ साफ बोलने में विश्वास करते थे। कई नीतियों से उनको नेहरू से ऑब्जेक्शन था, उन्होंने अपने मन का किया, पर नेहरू ना उनको रोका, ना उन्होंने नेहरू को रोका, लेकिन विश्वसनीयता दोनों की बनी रही। कई बार होता है कि नेहरू ने उनको, उनके बाद में देखिए आप उनकी लड़की और उनके लड़कों के साथ नेहरू का व्यवहार देखिए, गांधी और नेहरू का सुभाष चंद्र बोस की पत्नी और उनके उन बेटी के साथ उनका व्यवहार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें बहुत पर्सनल लेवल पे थी, इसलिए बहुत हाईलाइट नहीं हुई, इसलिए जनता का इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा, और भारत में इतिहास के प्रति जो है बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है जैसा विदेशों में इतिहास के प्रति है, और यहाँ इसलिए यहाँ कपोल कल्पनाएं जो है जनमानस में ज्यादा आ जाती हैं। एक चीज और भी कहूँगा कि पंडित नेहरू को जितना हमने जाना है, विशुद्ध रूप से पंडित नेहरू एक मानवीय हृदय के मालिक थे। उनकी काफ़ी भावुक हृदय भी थे। वो जब चीन से उन्होंने संबंध बनाया, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद जब चीन ने उनके ऊपर, देश के ऊपर, भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो वो बहुत ज़्यादा अंदर तक टूट गए, जो कि उनकी मौत का कारण भी बना। और हमको लगता है कि उनकी भावुकता, इससे बेहतर नमूना कोई नहीं होगा कि हम सब हिंदुस्तान की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का वो जो गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, मैंने सुना है कि जब लता जी ने वो गाना शुरू किया तो नेहरू की आंखों में आंसू आ गए और वो छलछला पड़े और रो पड़े थे। ये उनकी सहृदयता थी। बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेहरू को दो गाने और बहुत पसंद थे। वो एक तो ये
गाना था कि हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा जी इंसान, वो बच्चों से प्यार बहुत करते थे और उनसे ये उम्मीद करते कि वो क्या। तो ये गाना जब बजता था, या नेहरू बरबस इसको ग्रामोफोन पे बजाते भी रहे होंगे, मुझे ये बहुत आइडिया नहीं, लेकिन ये गाना जो है वो नेहरू को बहुत पसंद था। और दूसरा एक गाना था वो क्या, ये कुछ लोग ब्राह्मण क्यों हैं, कुछ लोग हरिजन क्यों हैं, इस तरह बच्चे क्लासरूम में गाते हैं, और सुनील दत्त उसमें वो एक अध्यापक के रूप में उनको वो भी गाता है। तो नेहरू का मैंने कहा ना कि नेहरू विविध क्वालिटीज के वो मालिक थे। वो किसान के साथ आपने तस्वीरें देखी होंगी, जी, जी। नेहरू का ट्रैक्टर चलाते हुए, हाँ। नेहरू को खेतों में मिट्टी उठाते हुए जी। ये आप देखिए क्या है, ये औपचारिकता नहीं है। आज जैसा हम देखते हैं कि कोई बैठ गया, कोई काट रहा, कोई गेहूं के सीजन को आलू का सीजन बता दे रहा, कोई गेहूं, और अपने को बताने में लगा हुआ। नेहरू ने कभी बताया नहीं। नेहरू प्रैक्टिकली, आप अवध में जो किसानों का आंदोलन था, देखिए नेहरू को वहां, नेहरू का व्यक्तित्व निर्माण वहां होता है। नेहरू को देखिए जब मोतीलाल जी इतने बड़े वकील, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होता है और नेहरू को वहाँ वो मिलने जाते हैं गांधी से, तो नेहरू को पूछते हैं नेहरू कहाँ, उन्होंने देखा नेहरू जो जिसमें खाना बना हुआ था, वो खाने बने हुए उस पतीलों को, उस बर्तन को नेहरू मतलब मांज रहे थे, धो रहे थे, साफ कर रहे थे। तो पिता का हृदय कितना द्रवित हुआ। तो नेहरू प्रैक्टिकल थे, और उसका नतीजा क्या हुआ कि नेहरू को कन्विंस करने की जगह मोतीलाल नेहरू से खुद कन्विंस हो जाते हैं। और बाद में अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, ये हिस्ट्री जाना होगा, तो मोतीलाल नेहरू आनंद अपने मकान में इलाहाबाद में आनंद भवन में जमीन पर सोने की प्रैक्टिस करने लगे कि कल हो सकता हमें जेल जाना पड़े। एक समय नेहरू रिपोर्ट आने के पहले मोतीलाल को अपने बेटे पर गुस्सा था, लंबे समय तक बात नहीं की, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आई तो बड़ा खुश होते हैं, और वो इस बात को कहते हैं कि नेहरू ये मेरा बेटा है, गर्व करते हैं। तो कितना इंटायर चेंज किया नेहरू ने अपनी फैमिली में। आप नेहरू के फैमिली को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, नेहरू को कैसे, नेहरू के माता पिता, बेटी, उनकी पत्नी, उनके चाचा, उनके रिश्तेदार, सब के सब जेल में। आजादी के आंदोलन के दौरान पूरी नेहरू की इंटायर फैमिली कभी न कभी आजादी के आंदोलन के लिए जेल गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम लोगों ने एक लंबी और सार्थक वार्ता की आज पंडित नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हम लोगों की वार्ता रही है, ये अगर लोगों तक पहुंचती है तो बहुत कुछ जो थोड़ा बहुत भी नेहरू को लेकर के सशंकित लोग हैं और जो दुष्प्रचार उनके बारे में किया जा रहा है, कोई 10 साल, 15 साल, 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, हम उस अवधि को पूरा कर लेंगे, इसलिए हम नेहरू का कद हासिल कर लेंगे, ये कतई नहीं है। नेहरू बनने के लिए नेहरू को जानना होगा, फिर भी आप उनके नज़दीक भी नहीं पहुंच सकते हैं। नेहरू एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, जैसा आपने बताया कि वो ग्लोबल कैरेक्टर था और एक मानव के रूप में वो महामानव थे। वो सारी खूबियां हम उनके अंदर देखते हैं, और अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी मानव की कमियां हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वार्ता को यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। हम फिर मिलेंगे। ऐसे महापुरुषों के बारे में डॉक्टर साहब से जानने का मौका मिला। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इस तरह के एपिसोड हम लोग मिल करके और भी करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। भारतीय जनमानस को अपने इतिहास के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।
अजय चतुर्वेदी। धन्यवाद।